सरदार की गुनगुनाहट आज भी मेरे कानों से टकरा रही है। मैं तो एक मुश्ते गुबार हूँ। धोकर निचोड़े गए कपड़ों को झटके दे देकर जैसे वह धूप में फैला रहा हो और पूरी तन्मयता के साथ गुनगुना रहा हो। ना किसी की आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ। जो किसी के काम न आ सके, मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ। कानपुर स्थित सुरेश दादा के मेस की दूसरी मंजिल की छत पर किशोर सरदार के कपड़े धोने का दृश्य अब भी उसी तरह अम्लान है। कंधे सहित सिर पर लिपटा केश गुच्छ, कमर में एक कच्छा छोड़कर पूरा नंगा बदन। जल की धार पर वह लगातार कपड़े पटक रहा है। साबुन के शुभ्र फेन उड़ उड़कर इधर उधर फैल रहे हैं। मैं बगल में बैठा अन्य कपड़ों पर साबुन घिस रहा हूँ और सरदार बार बार वही एक पंक्ति दोहराए जा रहा है, मैं तो एक मुश्ते गुबार हूँ। सन 1924 के शुरू का कोई महीना। मैं उन दिनों कानपुर के बंगाली मिडिल स्कूल का विद्यार्थी और पारिवारिक अनुशासन की आंखें बचाकर क्रांतिकारी दल की स्थानीय शाखा का एक सक्रिय कार्यकर्ता। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप से संबंध, दल के प्रमुख नेता श्री सुरेश चंद्र के निर्देशानुसार एक शाम उनसे मिलने कंपनी बाग गया। क्यों और किस लिए बुलाया गया था, यह पूछना दलीय अनुशासन के विरुद्ध था और आदेश पर आंख मूंद कर चलना ही हमारे लिए विप्लवी जीवन का प्रथम पाठ। इसलिए हर तरह की परिस्थिति के प्रति अपने को तैयार कर समय से वहां पहुंचा। सुरेश दादा नहीं थे। बाग के एक छोर से दूसरे छोर तक मेरी चंचल निगाहें ढूंढ गई, पर कहीं भी वह नजर नहीं आए। मुझे आश्चर्य हुआ। क्रांतिकारियों के कार्यक्रम में इस तरह की भूल पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। घनघोर अंधेरी रात में भी मूसलाधार वर्षा सिर पर झेलते हुए सीआईडी की निगाहें बचाता निर्दिष्ट कार्य के लिए ठीक जगह निर्धारित समय पर हाजिरी बजाने में इसके पहले मुझसे कभी भूल नहीं हुई थी। फिर आज प्रमुख क्रांतिकारी नेता के निर्देश और कार्य में यह अंतर क्यों? इसी उधेड़बुन में पड़ा था कि मेरी आंखें एक घनी कांटेदार झाड़ी से जाकर उलझ गई। क्या अजीब रोंगटे खड़े कर देने के साथ साथ हंसने वाला दृश्य। झाड़ी के ऊपर एक सफ़ेद पगड़ी का सिर लगातार दाएं से बाएं और बाएं से दाएं मोर की पंखी की तरह डोल रहा था। मैं नज़र गड़ाए उसे देखता रहा। बीच बीच में वह स्थिर हो जाता और फिर घड़ी के पेंडुलम की तरह अपनी चाल पकड़ लेता। बाग के निस्तब्ध वातावरण में, जबकि संध्या का रक्तिम प्रकाश रात के अंधेरे में अपना मुंह छिपाने की तैयारी कर रहा हो, कांटेदार झाड़ी के ऊपर से सफ़ेद पगड़ी का वह हिलता सिरा इशारे से जैसे मुझे अपने पास बुला रहा था। मैं आगे बढ़ा। झाड़ी के समीप पहुंचते ही उस सफ़ेद पगड़ी का अधिकारी, 5.5 फुट से भी लंबा एक सिख युवक, मेरी आहट पर उछलकर खड़ा हो गया। उसकी काली चमकती आंखों में शंका की भावना और लंबी मुखाकृति पर किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने की दृढ़ता मौजूद थी। लंबी लटकती दोनों भुजाओं पर कमीज के चढ़े आस्तीन, दृढ़ मुट्ठियों में बंद लंबी उंगलियां, दोनों गालों पर दाढ़ी की हल्की रेखा, सिर पर पगड़ी में कैद केश गुच्छ जिसकी कुछ लटें बाहर झूल रही थी। मेरे सामने वह सिख युवक चैलेंज का भाव चेहरे पर लिए खड़ा था और मैं उसकी तात्कालिक मुद्रा के प्रति उदासीन कि तभी बगल में निश्चल गिरिराज की भांति बैठे विप्लवी सुरेश दादा पर ध्यान गया। मुझे देखकर उनके चेहरे पर चिर परिचित मुस्कुराहट खेल गई और तब सरदार शांत पड़ा। उसकी दृढ़ मुट्ठियों की उंगलियां सहज और शिथिल हुई। मुझ नवागंतुक को देखते ही जो चमक और खून उसकी आंखों में उतर पाया था, सुरेश दादा की मुस्कुराहट से जैसे पूरे चेहरे पर लालिमा बन फैल गया और मुझे लगा अपनी अनावश्यक दृढ़ता के लिए वह कुछ झेप सा रहा है। सुरेश दादा ने हंसते हुए हम दोनों को आमने सामने बिठाया और उस तरुण सरदार से मेरा परिचय कराया। उसका नाम बलवंत सिंह बताया। पंजाब के नेशनल कॉलेज में बीए के छात्र है। प्रमुख क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस के निकटतम सहयोगी सचिंद्र नाथ सान्याल उस समय उत्तरी भारत में क्रांतिकारी दल के प्रमुख संगठनकर्ता थे। पंजाब के नेशनल कॉलेज के अध्यापक श्री जयचंद्र विद्यालंकार की मार्फत सचिंद्र दादा से उस सिंह नवयुवक का परिचय हुआ और वह क्रमशः विप्लवी संगठन में खींच आया। उसकी क्रांतिकारी विचारधारा देखते हुए परिवार के लोग
छात्रावस्था में ही उसका विवाह कर देने का निर्णय कर चुके थे। लेकिन क्रांति पथ के पथिक और तरुण को अपने विवाह का प्रस्ताव मंजूर नहीं था और उसी से मुक्ति पाने के लिए तमाम पारिवारिक आत्मीयता एवं परिवार के लोगों से संबंध विच्छेद कर वह लाहौर से सुरेश दादा के आश्रय में कानपुर भाग आया था। रूसी विप्लवियों का प्रभाव उसकी स्मृतियों में था और उन्हीं की तरह उसने भी शपथ ले रखी थी कि जीवन में न किसी से प्रेम करेगा, न किसी का प्रेम पात्र बनेगा, न विवाह करेगा, न किसी का विवाह रचाएगा। उससे संबंधित ये तमाम बातें मुझे धीरे धीरे बाद में तब मालूम हुई जब अपने पहले परिचय के बाद प्रत्येक दिन प्रत्येक घड़ी हम एक दूसरे के करीब आते गए। और उसी वर्ष यानी सन 1924 में ही जीवनदायिनी गंगा का प्रलयनकारी पलावन, दोनों तटों पर बसे कानपुर शहर के साथ साथ अनगिनत गांव उस पलावन के शिकार हुए थे। पलावन के शिकार ग्रामवासियों ने वृक्ष की ऊंची डाल पर आश्रय लिया। बहते हुए लोगों को सहारा देने के लिए गंगा के पुल पर मोटी मोटी रस्सियां बांधकर लटकाई गई थी ताकि धारा के साथ बहते हुए लोग इन रस्सियों को पकड़कर अपने प्राण बचा सके। शहर में बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए कैंप डाले गए। तरुण संघ नाम की एक संस्था काम कर रही थी और हमें भी सेवा दल में काम करने की पुकार मिली। बाढ़ से क्षतिग्रस्त लोगों की सेवा में मैं जुट गया। बलवंत सिंह साथ था। घर के अनुशासन की उपेक्षा कर किसी सार्वजनिक कार्य के लिए घर छोड़ दिन रात काम करने का मेरा वह पहला मौका था। बलवंत का नाता घर से पहले ही टूट चुका था, इसलिए उसे किसी तरह के पारिवारिक अनुशासन की चिंता थी नहीं। सेवा कार्य में जुट जाना उसके लिए अनायास था, जबकि उसी काम के लिए मेरे किशोर मन ने घर के विरुद्ध पहली दफा विद्रोह का रास्ता अपनाया। हम दोनों की ड्यूटी प्रायः एक साथ ही पड़ती। रात में हम दोनों गंगा के अंधेरे तट पर खड़े होकर हाथों में जलती लालटेन लिए शून्य में अविराम हिलाया करते ताकि पलावन की तीक्ष्ण धारा में बहते हुए मनुष्य मवेशी अंधेरी रात में किनारे का संकेत पा सके। और कभी मवेशियों का कोई झुंड उस रोशनी के सहारे हमारे पैरों के पास पहुंच जाता, हम उसे बाहर निकालते, फिर उसे रखने की व्यवस्था की जाती। दिन के समय हम दोनों मल्लाहों के साथ निकलते और बाढ़ग्रस्त परिवारों को उनकी बची हुई सामग्री के साथ नाव पर लादकर गंगा तट के कैंपों में पहुंचाते। किशोर सरदार का हृदय यह सब देख देख कर पसीजता रहता और उसकी आंखों में उस वक्त एक अव्यक्त सी करुणा समाई होती थी। शहर के पास ही कल्याणपुर के बाढ़ पीड़ित कैंप का वह दृश्य आज भी मेरी आंखों में सुरक्षित है। बाढ़ की प्रलयनकारी लीला में सब कुछ गंवाकर हताश भूखे असहाय लोगों का वह हुजूम, उसकी हृदयवेधी चीख पुकार से पूरा इलाका गूंज रहा था। भोजन की प्रतीक्षा करते स्त्री पुरुष अलग अलग कतारों में पत्तल के सामने बैठे थे कि तभी गरम पूड़िया की टोकरी दोनों हाथों से ऊपर उठाए तरुण सरदार दिखाई पड़ा। सिर पर सफ़ेद रेशमी पगड़ी, बदन में साधारण कपड़े की कमीज जिसकी दोनों आस्तीनें ऊपर चढ़ी थी। मुझसे आंखें मिलते ही उसके होठों पर स्वतः मुस्कान एवं आंखों में चमक कौंध उठी। लेकिन बातचीत का समय कहा। वह उत्साह एवं उमंग के साथ भूख से बेचैन लोगों की कतार की तरफ बढ़ गया। बाढ़ पीड़ितों की सहायता सेवा के उस दौर ने हम दोनों को एक दूसरे के करीब लाने में काफ़ी मदद की। उस दिन क्षुधित सर्वहारा जनों के बीच पूड़ियाँ बांटने का सरदार का अंदाज, काम के प्रति उसकी लगन एवं निष्ठा आज भी मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। पूड़ियाँ परोसने वाले उसके हाथों ने बाद के क्रांतिकारी जीवन में उसी निष्ठा के साथ पिस्तौल या बम भी चलाए। उस रोज़ किसे मालूम था कि परवर्ती क्रांतिकारी जीवन में हमें अति साधारण भोजन भी नियमित रूप से नसीब न होगा, या यह कि पूड़ियाँ परोसने वाले उन हाथों पर सूखी रोटी और नमक ही शेष जीवन के आधार होंगे। उन दिनों हम दोनों के किशोर जीवन में एक दूसरे के प्रति आकर्षण भाव के साथ साथ जो सबसे बड़ा आकर्षण था वह शहर कानपुर के पास कनाल फाल के समीप गंगा के तट पर बैठ उसकी सुषमा को अनवरत निरखते रहना और बीच बीच में किसी विषय, किसी बात या योजना पर परस्पर विचार विमर्श करना। इसी सिलसिले में अक्सर हम क्रांतिकारी जीवन के आने वाले दिनों की कल्पना में तल्लीन हो जाया करते। प्रसिद्ध क्रांतिकारी जीवनियों या क्रांति से संबंधित साहित्य का पाठ
हम यही बैठकर किया करते। एक और गंगा की अश्वेत जलधारा गरज के साथ लगातार आगे की ओर बढ़ती और दूसरी ओर क्रांतिकारी साहित्य का प्रभाव हमारी किशोर रगों में खून की रफ्तार बढ़ा जाता। पानी का प्रचंड वेग एवं उसकी अथक गतिशीलता की छाप हमारे ऊपर सर्वाधिक पड़ी और शायद गंगा के तट का आकर्षण हम दोनों के मन में सदैव बना रहा। एक शाम हम गंगा के तट पर बैठे अपनी क्रांति संबंधी कल्पनाओं को अमली जामा पहनाने के तरीकों पर विचार विमर्श कर रहे थे कि अचानक ही आकाश काले बादलों से पटने लगा। गंगा पार की बस्तियां धुंधली पड़ने लगी, हवा का वेग बढ़ गया और थोड़ी ही देर में बादलों की भीषण गड़गड़ाहट से आसमान फटने लगा। क्षण भर में ही प्रकृति ने भयंकर रूप धारण कर लिया था। इससे पहले कि हम उठकर वहां से शहर की ओर चल देते, बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और शहर के फूल बाग स्थित एडवर्ड मेमोरियल हॉल पहुंचते पहुंचते जमकर वर्षा होने लगी थी। यहाँ आकर हमें मालूम हुआ कि बहुमूल्य पुस्तक हीरो एंड हीरोइन ऑफ रशिया तो हम जल्दबाजी में एक गंगा किनारे ही छोड़ आए हैं। रूस पर जार तंत्र के निरंकुश अत्याचार और निर्वासन के विरुद्ध रूसी युवक युवतियों के सशस्त्र संग्राम की वह ऐतिहासिक पुस्तक दुर्लभ होने के कारण हमारे लिए बहुत ज़्यादा मूल्यवान थी। लेकिन उस घने अंधकार में वर्षा के साथ प्रचंड वायु का वेग संभालता हुआ 2 मील का रास्ता तय करके उसे लाए कौन? मेरे जाने की बात सरदार को नागवार सी लगी। शरीर में वह मुझसे निश्चित रूप से तगड़ा था और अपने उसी तगड़ेपन की दलील देकर उस वक्त उसने मुझे जाने से रोक दिया और खुद लंबी लंबी डग भरता हुआ अंधेरे में गुम हो गया। उसे जाते हुए कुछ ही क्षण गुजरे होंगे कि मेरी भावुकता ने मुझे झिंझोड़ा और मैं भी उस बीहड़ अंधकार में सरदार के पीछे हो गया। घने अंधकार में बेतहाशा भागते मेरे पैरों को अपने भागने का एहसास तब हुआ जब वे बीच सड़क पर बैठे सरदार से टकराए। सिर की रेशमी पगड़ी आधी खुलकर कीचड़ में सनी थी। एक हाथ से पुस्तक एवं दूसरे से अपने पैर का अंगूठा थामे वह लथपथ पड़ा था। पैर के अंगूठे का नाखून उखड़ गया था। पगड़ी चीरकर मैंने पट्टी बांधी और उसे सहारा देकर सुरेश दा के मैस भीगते हुए वापस आया। उससे अलग अपने घर लौटकर मेरा मन सरदार के दुख से बेचैन था। मैं वहां से रुई पट्टी जैम्बक की डिबिया लेकर उसी मूसलाधार वर्षा में सरदार के पास पहुंचा। उसके अंगूठे का खून साफ कर उस पर मरहम पट्टी की और रात भर उसके पास बैठा रहा। सुबह होते ही घर के अनुशासन की सूधी आई। उस दिन परिवार से मिलने वाली तमाम यंत्रणाएं मैं धैर्यपूर्वक सह गया, सिर्फ इस तसल्ली पर कि अपने प्रिय मित्र के प्रति मैंने अपना छोटा सा कर्तव्य निभाया। और सरदार का वह स्नेह युक्त आदेश, पियो, देर न करो, तुम्हें पीना ही पड़ेगा। दूध वाले की दुकान के सामने गर्म दूध से भरा गिलास लिए वह मुझे आदेश दे रहा है। दूध से उन दिनों अरुचि नहीं थी, लेकिन भरपेट भोजन के बाद पक्का आधा सेर दूध चढ़ा जाना मेरे पेट के लिए मुश्किल था। आज भी दिल्ली और आगरा स्थित दूध की दुकानों के दृश्य मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं। उन्हीं दुकानों के मालिक बाद में हमारी उपस्थिति दिल्ली और आगरा में सिद्ध करने के लिए हमारे मुकदमों में आए थे। दरअसल भोजन के बाद गर्मा गर्म दूध का गिलास चढ़ा जाने का पाठ मुझे सरदार ने ही दिया। जब कभी पैसा पास होता वह दूध पीने के विलास से नहीं चूकता था। जहाँ रोटी का लुकमा भी निश्चित न हो वहाँ दुग्धपान विलास की ही श्रेणी में आएगा ना। और उसे सिर्फ 3 पाव गर्मा गर्म दूध से ही संतोष नहीं था, बल्कि गिलास के दूध पर कम से कम 1.5 छटाक मोटी मलाई का टुकड़ा भी अलग से पड़ना चाहिए। और कभी मलाई न रहने पर घी का तड़का छोंक वह गर्म दूध में दे लेता था। शरीर में खून बढ़ाने का उसका यही उपयुक्त नुस्खा था। दूध के प्रति एक असीम आसक्ति उसके मन में थी। स्वास्थ्य के प्रति वह कभी उदासीन न रहा। हालांकि बाद के पार्टी जीवन में नियमित रूप से हमें भोजन भी नसीब नहीं हुआ। विप्लवी जीवन की अनिश्चित परिस्थिति एवं जीवन धारण के लिए सीमित साधन और व्यवस्था के अभाव में भी वह शरीर और स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सचेत रहा। यद्यपि जीवन के प्रति उसके मन में जबरदस्त आसक्ति थी, तथापि उसका कहना था कि जीवन जब अधिक सुंदर और प्रिय मालूम पड़ने लगे तभी अपने आदर्श के लिए उसे बलिदान करना चाहिए।
संस्मरण की इस कड़ी के रूप में एक और दृश्य मेरी आंखों के सामने अब भी कौंध जाता है। कानपुर स्टेशन का जनपलावित प्लेटफॉर्म, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के गगनभेदी नारे से दिवंगित गूंज उठा है। गुरु के बाग के सत्याग्रही सिख मोर्चा डालने के लिए पंजाब जा रहे हैं। उन दिनों हर स्टेशन पर जहां ट्रेन रुकती थी, अधीर जनता सत्याग्रहियों के दर्शनार्थ टूट पड़ती थी। प्रत्येक स्टेशन पर वीर सत्याग्रहियों को भोजन कराने के लिए लंगर खोले गए थे। कानपुर स्टेशन पर भी ऐसी ही व्यवस्था थी और सत्याग्रहियों की एक झलक लेने के लिए जनता उमड़ पड़ती थी। फूलों और फूल मालाओं की वर्षा। मैं भी स्टेशन गया था। अपार जनसमूह के वेग को ठेलकर सत्याग्रहियों के डिब्बों तक न पहुंच पाने की मजबूरी में ओवरब्रिज पर जाकर खड़ा हो गया और असंख्य सिरों से पटे प्लेटफॉर्म का दृश्य वहीं से देखने में तल्लीन था कि भीड़ को चीरता मेरी दृष्टि अपने सरदार मित्र पर पड़ी। वही रेशमी पगड़ी और सफ़ेद कमीज, दोनों आस्तीनें बाह पर चढ़ाई हुई, एक हाथ में शरबत की बाल्टी और दूसरे में लंबा सा गिलास। अपने दोनों कंधों से भीड़ को ठेलता हुआ वह सत्याग्रहियों के हाथ में शरबत की गिलास पकड़ा रहा था। भीड़ की खींचातानी में पगड़ी सिर से खिसककर कंधे पर लटकाई थी, जिसकी चिंता उसे नहीं थी। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सत्याग्रहियों की प्यास बुझा पाने की व्यग्रता उसके चेहरे, आँख और चाल में स्पष्ट देखी जा सकती थी। ट्रेन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसकी विश्रामहीन भागदौड़ मेरे प्रिय साथी सरदार का यह एक और रूप था। थोड़ी देर ठहरने के बाद ट्रेन चल पड़ी। फिर एक बार सत श्री अकाल के नारे से आकाश गूंजा और कोलाहल मुखरित स्टेशन का प्लेटफॉर्म खाली होना शुरू हो गया। भीड़ पिघलने लगी। जो सत्याग्रहियों को देखने, उनसे मिलने मिलाने आए थे, बाहर की ओर खिसकने लगे और बच गया हाथों में गिलास बाल्टी लिए मेरा वह सरदार मित्र। मैं ओवरब्रिज से उतर उसकी बगल में खड़ा हुआ, पर उसे जैसे किसी बात की सुधि नहीं थी। ट्रेन जाने की दिशा में मंत्रमुग्ध आंखों में उदासी लिए अब भी वह खाली पटरी देखे जा रहा था। अपने कंधों पर मेरे हाथ का दबाव महसूस कर मुड़ा और मुस्कुराकर एक हाथ से मेरे पंजे को दबाया। बोटू। उसकी आंखों में कोई अदृश्य निर्णय कौंध उठा था उस घड़ी। उस दिन लगभग गुमसुम और उदास वह जनशून्य स्टेशन से मेरे साथ बाहर हुआ था। और फिर वह दिन भी आया जब दल के आदेशों पर उसे कानपुर, प्रताप, सुरेश दादा और मुझे छोड़कर एक छोटे स्कूल का हेडमास्टर बनकर अन्यत्र जाना पड़ा। क्रांतिकारी दल के नियमानुसार कुतूहलवश जरूरत से ज़्यादा किसी का परिचय प्राप्त करना हमारे लिए मना था और सरदार शायद सब दिन ऐसा अनुभव करता रहा था कि कोई रहस्य वह अपने एकमात्र अनन्य साथी यानी मुझसे छिपाता रहा है। वरना कानपुर से विदाई लेने के दिन ही क्या खुलता। शिक्षक का पद ग्रहण करने जाते वक्त मुझसे वह मिलने आया था और हमारी आत्मीय घनिष्ठता के बावजूद दल की मर्यादा रखने के लिए अब तक वह जिस रहस्य को छुपाए हुए था, विदाई के क्षण उसे व्यक्त किए बगैर न रह सका। जिस तरुण बलवंत सिंह के स्नेह पाश में मैं अब तक बंधा था, वही सरदार भगत सिंह के रूप में मुझसे विदा ले गया। यही उसका असली परिचय था। लोगों ने उसे बाद में विप्लवी सरदार भगत सिंह के रूप में जाना, लेकिन मेरे लिए तो वह सब दिन मानवीय गुण संपन्न, भाव में गंभीर भावुकता से ओतप्रोत बलवंत सिंह बना रहा। बाद की हमारी मैत्री, परवर्ती क्रांतिकाल में एक दूसरे के साथ सहयोगी की भूमिका, उसकी फांसी से लेकर मेरे जलावतन तक का प्रसंग इस कड़ी की अगली कहानी है। सन 1927 से 28 का समय हमारे राष्ट्रीय जीवन में क्रांति के साथ साथ संकट का काल भी कहा जा सकता है, क्योंकि उन्हीं दिनों हमारी आज़ादी की लड़ाई का स्रोत एक नए रास्ते की ओर प्रवाहित हुआ। उस वक्त तक देशवासी क्रांतिकारी आंदोलन और उसकी विचारधाराओं से ज़्यादा परिचित नहीं थे और अंग्रेज सरकार क्रांतिकारियों को साधारण खूनियों तथा डकैतों की श्रेणी में डालकर देश की जनता को सब दिन गुमराह करने का प्रयत्न करती रही थी। ब्रिटिश सरकार का यह कहना था कि विप्लवी देश में त्रास एवं अराजकता फैलाना चाहते हैं, जबकि विप्लवी देश में परिवर्तन के प्रति आग्रही थे। जनसाधारण को विप्लवी के प्रति जागरूक बनाकर आर्थिक परिवर्तनों द्वारा शोषण विहीन समाज की स्थापना ही उनका लक्ष्य था। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यह जरूरी था
कि क्रांतिकारियों की ओर से देशवासियों के सम्मुख एक निश्चित कार्यक्रम पेश किया जाए और देश के नेताओं को असेंबली भवन के भीतरी वैधानिक कार्यक्रमों के दाव पेच से मुक्त कर जनांदोलन के प्रति उत्साहित किया जाए। दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में अंग्रेज सरकार की ओर से भारत के लिए स्वायत्त शासन की मांग बार बार ठुकरा दी गई थी। जन नेताओं के लाख विरोध के बावजूद यहाँ की जनता के मानवीय अधिकारों को विलुप्त करने के लिए केंद्रीय धारा सभा से ट्रेड डिस्प्यूट बिल स्वीकृत करा लिया गया था। कानून स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप देश के करोड़ों भूखे मेहनतकश लोग अपनी आर्थिक दशा सुधारने के प्रारंभिक स्वतंत्र एवं एकमात्र उपाय हड़ताल से वंचित कर दिए गए थे। केंद्रीय विधानसभा में हमारे जनप्रतिनिधियों के उस अपमान और उस अमानुषिक बर्बरतापूर्ण कानून द्वारा देश की करोड़ों जनता पर जो हमला हुआ था, उसी के विरोध में भारतीय क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी द्वारा केंद्रीय असेंबली के सभा कक्ष में बम डालकर गोरी हुकूमत को एक चेतावनी देने के सुझाव पर आगरा हेडक्वार्टर में आलोचना गोष्ठी की बैठक चल रही थी। असेंबली में बम डालकर आत्मसमर्पण करना एवं बाद में मुकदमे के दौरान अभियुक्त के कटघरे में खड़े होकर भारतीय क्रांतिकारी दल की ओर से विप्लवियों के विचारों, आदर्शों एवं उद्देश्यों का दिग्दर्शन कराने के लिए एक विशद राजनीतिक वक्तव्य देने की सूझ सरदार भगत सिंह के मस्तिष्क की ही उपज थी। लेकिन इसे निभाए कौन? यानी केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने जैसा जोखिम भरा कार्य करे कौन? इसे पूरा करने का सीधा एवं साफ अर्थ था मृत्यु। लाख सावधानी के बावजूद असेंबली भवन के फर्श पर बम फटने के साथ किसी की मृत्यु की संभावना स्पष्ट थी और उसके बाद वहां नियुक्त सुरक्षा पुलिस द्वारा बम फेंकने वाले को तुरंत गोली के घाट उतार देना भी लगभग निश्चित ही था। बावजूद इसके कि हम सभी क्रांतिकारी देश को स्वतंत्र कराने की बलिदानी भावना से प्रेरित हों, प्रियजनों से नाता तोड़ किसी भी क्षण मृत्यु का आलिंगन करने का संकल्प ले, सिर पर कफन बांध गृह त्यागी बनकर निकल पड़े थे। फिर भी विचार गोष्ठी में बैठकर अपनी अपनी सुरक्षा पर नजर गड़ाए दूसरे साथी को निश्चित मौत का फरमान सुनाना किसी के लिए भी संभव न था। ऐसा कोई भी व्यवहार किसी के भी मन को संदिग्ध बना सकता था। सरदार ने सहर्ष आगे बढ़कर निश्चित मौत से खेलने का बीड़ा उठाया, साथ साथ मैंने भी। वर्षों पहले कानपुर में गंगा के किनारे बैठे बैठे जिन अनागत दिनों की कल्पनाएं हम बार बार किया करते थे कि एक साथ ही दोनों देश की स्वतंत्रता के लिए आत्म आहुति देंगे, उसे साकार करने का समय आ गया था। हम दोनों यानी सरदार और मैं बम के साथ आगरे से दिल्ली पहुँचे। लगभग महीने भर तक दिल्ली में ही टिके रहे। मैं हाफ पैंट, कमीज और जूता पहनता था और सरदार फ्लैट हैट लगाने लगे थे। प्रत्येक संध्या बम को अखबार में ढककर कोट की नीचे वाली जेब में रखे हम साथ साथ असेंबली भवन जाते, वहाँ का वातावरण परखते, पहरे पर संतरियों की गतिविधि देखते और अनुमान लगाते कैसे अपने उद्देश्यों में सफल हो सकेंगे। इसी बीच एक दिन सरदार ने साथ साथ फोटो खिंचवाने की बात रखी। कुछ देर तक तो मैं टालता रहा, लेकिन सरदार जब जिद पर उतर आए तब मुझे भी झुकना पड़ा और वही एकमात्र तस्वीर हम दोनों की आखिरी यादगार बनकर रह गई। फिर आया वह दिन जिसके लिए हम आगरे से दिल्ली तक आए थे और लगातार महीने भर तक बिना नागा असेंबली भवन के अगल बगल चक्कर लगाते रहे थे, यानी 8 अप्रैल 1929। वह जोर का धमाका। दिन के 11 बजे। स्थान केंद्रीय असेंबली हॉल, जिसे अब संसद कहा जाता है। ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पर जनमत जानने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हो गया था। अध्यक्ष की कुर्सी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल विराजमान थे। ट्रेजरी बेंचों पर सर जेम्स क्रेरर एवं सर जॉर्ज शूस्टर, विशिष्ट व्यक्ति के रूप में वायसराय की सीट पर। दर्शक दीर्घा में सर जॉन साइमन। सरकारी बेंचों के सामने विरोधी सीट पर पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय एवं डॉक्टर मुंजे आदि। बम हम दोनों की ही जेब में था। ऊपर से पीछे की खाली बेंचों को लक्ष्य करके हमने बम फेंके। जोरों का धमाका हुआ, लेकिन चूंकि किसी को मारने का इरादा तो नहीं था, इसीलिए कमज़ोर बम बनाए गए थे ताकि धमाके पैदा करने के अलावा और किसी तरह का भयंकर, घातक या मारक प्रभाव उससे पैदा न हो सके।
इनकलाब जिंदाबाद एवं साम्राज्यवादी शासकों के बहरे कानों को खोलने के लिए जोरदार आवाज की जरूरत होती है के नारों से एवं फटे बम के धुएं से हॉल भर गया और भगदड़ मच गई। डर के मारे सर जेम्स क्रेरर बेंचों के नीचे जा छिपे। बम के साथ फेंके गए लाल रंग के पर्चे धुएं की सतह पर हॉल में इधर उधर तैर रहे थे। उस पर्चे में गोरी हुकूमत की आंखें खोलने के लिए भारतीय क्रांतिकारी दल के उद्देश्यों का स्पष्ट हवाला दिया गया था। दो नगण्य इकाइयों सरदार भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को कुचलने से राष्ट्र नहीं दबेगा। सरकार इस बात को समझे कि पब्लिक सेफ्टी तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल एवं लाला लाजपत राय की निर्मम हत्या के विरुद्ध जनमानस का विरोध प्रदर्शित करने के अतिरिक्त हम इतिहास को भी यह साक्ष्य देना चाहते हैं कि व्यक्तियों का दमन करना आसान है, लेकिन विचारधाराओं का दमन नहीं किया जा सकता। विशाल साम्राज्य नष्ट हो जाते हैं, लेकिन विचारधाराएं नष्ट नहीं होती। बोरबोन और जार का पतन हो गया, किंतु क्रांतिकारी आगे बढ़ते गए। हमें जिनको मनुष्य जीवन से प्रेम है और जो एक बड़े ही गौरवमय भविष्य की कल्पना करते हैं, व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए बाध्य होकर मानव रक्त बहाना पड़ रहा है। यह आवश्यक है, क्योंकि जो मनुष्यता के लिए शहीद होते हैं उनके त्याग से क्रांति की यह वेदी बनती है, जहां से मानव द्वारा मानव के शोषण का अंत हो सकेगा। इनकलाब जिंदाबाद। बमों का प्रहार अंग्रेजी शासन पर। अपनी पूर्व योजनाओं के अनुसार एवं मार्शल लॉ जारी न हो या बम फेंकने के अपराध में निर्दोष व्यक्ति न पकड़ लिए जाएं, हम दोनों ही ने आत्मसमर्पण कर दिया। तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने उस घटना का तात्पर्य अच्छी तरह समझा और बम विस्फोट के बाद ही व्यवस्थापिका सभाओं के संयुक्त अधिवेशन में भाषण के समय चर्चा करते हुए बताया कि बमों का प्रहार किसी एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि एक संस्था यानी अंग्रेजी शासन पर किया गया है। हम दोनों को दिल्ली के दो अलग अलग थानों में रखा गया। मुकदमे शुरू हुए। फिर हमारा स्थानांतरण दिल्ली जेल में हुआ, जहां एक साथ सटी दो अलग अलग कोठरियों में हमें रखा गया। बीच में खड़ी अभेद्य दीवार। नियाज अली हमारा जेल वार्डन था, जिसे एक अरसे तक हम हाड़ मांस का न होकर पत्थर का बना समझते रहे। नियाज अली ने कभी मुझे और सरदार को एक साथ न होने दिया। स्पर्शानुभूति की बात तो दूर रही, उसने कभी हम दोनों को एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखने दिया। उन 2-4 दिनों को छोड़कर, जबकि हमें इकट्ठे ही अदालत में ले जाया जाता था। दिल्ली की उस विशेष अदालत में न्यायाधीश के सामने प्रविष्ट होते समय अपने अपने हाथ पांवों में बड़ी बेड़ियों की झंकार के साथ क्रांति चिरंजीवी हो का नारा लगाते पूरा न्यायालय गूंज उठता था, और तभी से यह नारा राष्ट्रीय जीवन में व्याप्त हो गया। बम विस्फोट के साथ पहले पहले सरदार के मुंह से निकली इनकलाब जिंदाबाद की घोषणा जैसे पूरे राष्ट्रीय जनजीवन में व्याप गई। मुकदमे के दौरान न्यायाधीश महोदय ने सरदार से क्रांति शब्द की व्याख्या करने को कहा, तो सरदार ने बताया, क्रांति या विप्लव खून खच्चर ही का कोई रास्ता नहीं, और न ही उसमें व्यक्तिगत प्रतिशोध का कोई स्थान है। बम और पिस्तौल ही क्रांति का धर्म हो, ऐसा भी नहीं है। क्रांति से हमारा मतलब है कि वर्तमान समाज और शासन व्यवस्था, जो स्पष्टतः अन्याय एवं अत्याचार पर आधारित है, परिवर्तित हो। आप पूर्ण परिवर्तन के द्वारा ऐसी व्यवस्था की स्थापना करें जिसमें सर्वसाधारण की सत्ता कायम हो सके। सरदार का वह पत्र आसिफ अली साहब ने हमारी ओर से वकालत की थी और हमारे गवाह बने थे डॉक्टर मूंजे एवं पंडित मदन मोहन मालवीय। न्यायालय ने हम दोनों को आजीवन काले पानी की सजा दी। 1930 में लाहौर षड्यंत्र केस के अंत में जब मैं सदा के लिए सरदार से बिछुड़कर मुल्तान जेल में भेज दिया गया, तब सरदार ने मेरी बहन को एक पत्र लिखा था जो आज भी मेरे जीवन की अमूल्य निधि है। 17 जुलाई 1930 को लाहौर सेंट्रल जेल से लिखा गया वह पत्र सरदार के व्यथातुर हृदय की अभिव्यक्ति है। बटुक की जुदाई आज मेरे लिए असहनीय हो रही है। इस बिछोह से मैं एकदम स्तब्ध सा हो गया हूँ। एक एक पल मेरे लिए असहनीय भार बन गया है। सचमुच अपने सगे भाई एवं परिजनों से भी ज़्यादा प्रिय उस मित्र से अलग हो जाना आज मेरे लिए अत्यंत ही कठिन गुजर रहा है। हमें सब कुछ धैर्यपूर्वक सहन करना है और आपसे भी हिम्मत के साथ परिस्थिति का सामना करने का अनुरोध करूंगा।
लाहौर षड्यंत्र केस में जब सरदार को फांसी की सज़ा का फैसला सुनाया गया, तब अपने एक पत्र में उसने मुझे लिखा, प्रिय भाई, मुझे सज़ा सुना दी गई है और फांसी का हुक्म हुआ है। इन कोठरियों में मेरे अलावा फांसी का इंतज़ार करने वाले बहुत से मुजरिम हैं। ये लोग यही प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि किसी तरह वे फांसी से बच जाए, लेकिन उनमें से शायद मैं अकेला ऐसा आदमी हूँ जो बड़ी बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब मुझे अपने आदर्श के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ने का सौभाग्य मिलेगा। मैं खुशी से फांसी के तख्ते पर चढ़कर दुनिया को दिखा दूंगा कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए कितनी वीरता से कुर्बानी दे सकते हैं। मुझे फांसी की सज़ा मिली है, मगर तुम्हें उम्र कैद। तुम जिंदा रहोगे और जिंदा रहकर तुम्हें दुनिया को यह दिखा देना है कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए सिर्फ मर ही नहीं सकते, बल्कि जिंदा रहकर भी हर तरह की यातनाओं का मुकाबला कर सकते हैं। मौत सांसारिक मुसीबतों से छुटकारा पाने का साधन नहीं बननी चाहिए, बल्कि जो क्रांतिकारी संयोगवश फांसी के फंदे से बच गए हैं, उन्हें जिंदा रहकर दुनिया को यह दिखा देना चाहिए कि वे न सिर्फ अपने आदर्शों के लिए फांसी पर चढ़ सकते हैं, बल्कि जेलों की अंधेरी कोठरियों में घुट घुट कर हद दर्जे के अत्याचारों को भी सहन कर सकते हैं। तुम्हारा भगत सिंह। आदर्शों के लिए जीवन की आहुति। सरदार अपने विचारों या व्यवहारों में कट्टरपंथी कभी भी नहीं थे। मस्तक पर सिख धर्म के घोतक लंबे बाल, कंघा, कच्छा और कड़ा लेकर वह कानपुर आए थे, लेकिन बाद के दिनों में परिस्थिति के अनुसार उन्होंने खुद को दूसरे रूप में ढाल लिया। लंबे लंबे बाल कटवाकर नीचे से ऊपर तक सूट एवं हैट से लैस उन्होंने अंग्रेज साहबों का रूप धारण किया। हिंसा एवं अहिंसा की उधेड़ बुन में उनके विचार उलझे हुए नहीं थे, न ही उनके मन में कभी किसी के प्रति हिंसा या द्वेष पनपा। राजनीतिक बंदियों को युद्ध बंदी, प्रिजनर ऑफ वॉर की स्वीकृति दिलाने एवं तदनुसार उनसे सम्मानपूर्वक व्यवहार की मांग पर बंदियों द्वारा सामूहिक अनशन का संग्राम आरंभ करना तथा उसी संग्राम के द्वारा देश की मुरझाई हुई चेतना में फिर से उमंग जगाने की कल्पना सरदार ने ही की थी, और उसी संग्राम के फलस्वरूप पूरे देश में एक अभूतपूर्व परिस्थिति उत्पन्न हुई एवं बाद में 1930 का जन आंदोलन भी जिससे प्रेरित हुआ। खुद सरदार ने जेल के भीतर 14 जून 1929 से प्रारंभ करके लगातार 127 दिनों तक भूख की अनंत ज्वाला में घुलते हुए मौत की परीक्षा की थी। गंभीर मननशीलता, राजनीतिक दूरदर्शिता एवं आत्मबल पर अटूट विश्वास सरदार के अन्य गुण थे। दूसरे देशों के क्रांतिकारी आंदोलनों के साथ पराधीन भारतवर्ष की राजनीतिक परिस्थिति का तुलनात्मक विचार सरदार के चिंतन का एक विशिष्ट पक्ष था। बलिष्ठ हाथों में पिस्तौल लेकर जिस प्रकार लक्ष्य भेद करने में वह माहिर थे, उसी प्रकार उनकी सुंदर उंगलियां लेखनी चलाने में भी माहिर थी। प्रताप में काम करते समय डैन ब्रीन लिखित माई फाइट फॉर आयरिश फ्रीडम का बड़ा ही सुंदर अनुवाद उन्होंने किया था। दिल्ली के साप्ताहिक अर्जुन के संपादकीय में भी वह लेखनी चलाते रहे। उन्हीं दिनों पंजाब के विद्रोही किसान आंदोलन, कूका विद्रोह और बब्बर अकाली आंदोलन पर लिखी हुई उनकी पांडुलिपियां मैंने पढ़ी थी। फांसी के पहले पंजाब के तत्कालीन गवर्नर के पास उन्होंने अपने साथ फांसी की सजा से दंडित अन्य साथियों को फांसी के फंदे से लटकाने के बजाय युद्ध बंदियों की भांति गोली से उड़ा दिए जाने के लिए जो आवेदन पत्र भेजा था, उसकी शैली एवं दलील दोनों ही अपने ढंग की अकेली चीज़ थी। यानी सरदार न सिर्फ एक क्रांतिकारी भर ही थे, बल्कि इसके साथ साथ एक दूरदर्शी राजनेता, सफल अनुवादक, पत्रकार एवं चिंतक का अद्भुत समीक्षण उनके व्यक्तित्व में मौजूद था। अपने ध्येय के लिए जीवन की आहुति चढ़ा देने की प्रबल प्रेरणा एवं आकांक्षा से ही वह सब दिन प्रेरित हुए और निश्चित मृत्यु की ओर बढ़ते गए। अनासक्त हृदय का कोई व्यक्ति ही इस प्रकार संसार की स्थूल वासनाओं से मुक्त होकर मृत्यु को सहर्ष गले लगा सकता है। स्वामी विवेकानंद की वाणी सरदार के संदर्भ में मुझे हमेशा याद आती रहती है। यदि तुम्हारा मन अनासक्त है तो तुम्हारी भक्ति भी अपरिसीम है। संसार की कोई भी ताकत तुम्हारी गति का प्रतिरोध नहीं कर सकती। और इसमें संदेह नहीं कि अंग्रेज शासकों की विशाल राक्षसी शक्ति भी सरदार की जीवन गति का प्रतिरोध कर पाने में सब दिन असमर्थ रही। 7 अक्टूबर 1930 को उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी
और 23 मार्च 1931 की शाम उन्हें फांसी दे दी गई। वह सब दिन कहा करते थे, मातृभूमि की बलिवेदी पर कौन पहले जाएगा कौन पीछे नहीं मालूम, लेकिन जो कोई पहले जाए उसके लिए हम आंसू नहीं बहाएंगे, बल्कि उसके अधूरे कार्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारा बलिदान यूं ही नहीं जाएगा बटुक। यह और बात है कि आने वाले परिणामों को देखने के लिए हम संसार में नहीं रहेंगे। सरदार सचमुच आज़ादी देखने के लिए नहीं रहे, लेकिन उनका बलिदान भी यूं ही नहीं गया। आज सोचता हूँ तो लगता है जैसे उनकी दृष्टि में आने वाला समय बिल्कुल ही स्पष्ट और साफ होकर कैद था। शहादत के बाद चाहे जितना समय लगे, देश आज़ाद होगा और ज़रूर होगा।